नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी टेट सोशल स्टडीज जो कि पेपर 2 है। इसमें हम पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, इसमें कब कैसे जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड। ग्राम पंचायत का प्रमुख किसे कहा जाता है? ए है सरपंच, ए है सरपंच, बी है प्रधान और सी है मेयर और कलेक्टर। सरपंच तो प्रधान हो गया, प्रधान ही बोलते हैं ग्राम पंचायत का, हेड है जो। फिर है विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट मेक्स डिसीजन। ये क्वेश्चन देखिए, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट मेक्स डिसीजन अबाउट लोकल इश्यूज लाइक स्ट्रीट लाइट, वाटर सप्लाई। स्थानीय मुद्दे जो होते हैं, जैसे रोड पर लाइट को देखना, टूट गई है तो सही करवाना, या पानी की सप्लाई देना, इसके बारे में निर्णय कौन से स्तर की सरकार लेती है। अब क्या स्तर है ये? तो देखो, भारत में 3 स्तर पर सरकार काम करती है। भारत में 3 स्तर पर सरकार काम करती है। कौन कौन से वो सरकार है? नंबर 1, पहले स्तर पर है केंद्र सरकार। पहले स्तर पे है केंद्र सरकार और दूसरे स्तर पर है राज्य सरकार। दूसरे स्तर पे है राज्य सरकार और तीसरे स्तर पे है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार, ये 3 स्तर पे सरकार काम करती है देश में। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो लोकल इश्यूज होते हैं, जैसे रोड की लाइट खराब हो गई है, ठीक करवाना, या पानी की सप्लाई देना, इससे रिलेटेड जो निर्णय लिए जाते हैं, इन कामों से रिलेटेड निर्णय, वो इन 3 स्तर में से कौन से स्तर की सरकार लेती है निर्णय? तो भैया स्थानीय सरकार ये लेती है। स्थानीय सरकार लेती है निर्णय। स्थानीय सरकार 2 प्रकार की होती है। अगर शहर की स्थानीय सरकार की बात करो आप, तो जैसे दिल्ली में हो गया एमसीडी, ये शहर की लोकल गवर्नमेंट है। और गांव में अगर बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात करें, वो हो जाती है आपकी पंचायत। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? लोकल गवर्नमेंट। इन मुद्दों के बारे में निर्णय लेने का काम लोकल गवर्नमेंट ही करेगी। आगे देखिए, मेकिंग अ लिविंग रिफर्स टू। जीविका कमाने किससे संबंधित है? ऑक्यूपेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट। सही कहेंगे, मेकिंग अ लिविंग। क्या व्यापार करते हो, क्या काम करते हो आप, रोजगार क्या है आपके पास। ठीक है। अगला, इन अर्बन एरियाज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी इज कॉल्ड। शहरी इलाकों में लोक स्थानीय संस्था, स्वशासन संस्था को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली, एमसीडी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ग्राम सभा भी रूरल एरिया में होती है, पंचायत समिति भी रूरल एरिया में, जिला परिषद भी रूरल एरिया में होता है। आगे देखें, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड। ठीक है, पीपल के बाद ये हमने देख लिया, लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, उसे ही डेमोक्रेसी कहते हैं। अब देखो आप, क्वेश्चन नंबर, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। भारत की जो संसद है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो देखो, भारत की संसद के बारे में कहा गया है, भारत की संसद, इसके 3 अंग होते हैं। भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। एक को बोलते हैं राज्यसभा, एक को बोलते हैं राज्यसभा, दूसरे को बोलते हैं लोकसभा और तीसरे को बोलते हैं राष्ट्रपति।
तीसरे को क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहा है हमारा संविधान। भारत की संसद के 3 अंग होंगे, ये कौन बोल रहा है? आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 ये बोलता है कि संसद के 3 अंग होंगे, इसमें से राज्यसभा और लोकसभा ये तो कहलाएंगे सदन यानी कि हाउस, और राष्ट्रपति जो कि बिल पर साइन करने का काम करता है। बिल पर साइन करेगा वो, तभी वो बिल कानून बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बिल बिकम एक्ट इफ एंड ओनली इफ व्हेन प्रेसिडेंट साइंड इट। जब राष्ट्रपति इस पे साइन करता है तभी ये बनेगा कानून, वैसे नहीं बनेगा। आगे देखो, द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का लोअर हाउस कौन सा होता है? तो लोअर हाउस का मतलब है लोकसभा। पार्लियामेंट का लोअर हाउस क्या है? लोकसभा है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 79 में, तो लोकसभा को ही हम कहते हैं लोअर हाउस। लोकसभा को ही हम कहते हैं लोअर हाउस। इसी को कहते हैं हम टेम्परेरी हाउस। इसी को कहते हैं टेम्परेरी हाउस, और इसी को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। वहीं राज्यसभा है जो, इसे अपर हाउस कहते हैं। नाम ध्यान से याद रखना, नाम चेंज होके पेपर में आता है। अपर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को ही परमानेंट हाउस कहते हैं। राज्यसभा को ही परमानेंट हाउस कहते हैं, और इसी को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, और इधर विधानसभा राज्य का लोअर हाउस होता है, और विधान परिषद राज्य का अपर हाउस होता है। ठीक है, क्योंकि लॉ बनाने वाली बॉडी यानी कि लेजिस्लेचर सेंटर में भी होती है और स्टेट में भी होती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन। सुप्रीम कोर्ट एक हाईएस्ट कोर्ट है, कहां पर? इंडिया में। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बाद आते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद आते हैं छोटे छोटे कोर्ट यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये स्ट्रक्चर है भारत में जुडिशरी का, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, जहां पर वी कैन नॉट सेपरेट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आगे देखो, अगला प्रश्न पढ़ो भाई। जुडिशियल रिव्यू मींस, न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है? तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कोर्ट के पास वो पावर होती है कि वो सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को एग्जामिन कर सके, कानून को रिव्यू कर सके, इसे ही कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये कोर्ट के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। 25वां, द जुडिशरी इन इंडिया इज इंडिपेंडेंट। बहुत बढ़िया, भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है दोस्त, याद रखेंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कि इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट किससे है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका किससे है? एक सेकेंड, ठीक है, तो ये याद रखना है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है इंडिया में, इसका मतलब क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका किससे स्वतंत्र है? तो विधायिका
कौमा कार्यपालिका, ये दोनों कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे न्यायपालिका के काम में, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसे ही कहते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अमेरिका से लिया है, यूएसए से लिया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। आई होप क्लियर है यहां तक, बता दें एक बार। आगे देखिए, सोशल जस्टिस एम्स एट, सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है? इक्वेलिटी एंड रिमूवल ऑफ इनइक्वेलिटीज, या फेवरिंग वन ग्रुप, एक ग्रुप का फेवर करना, या मार्जिनलाइज्ड जो बिछड़े हुए हैं उन्हें इग्नोर करना, या डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देना, भेदभाव को बढ़ावा देना। तो भैया सोशल जस्टिस का मतलब है इक्वेलिटी रखना है, और बीच में जो असमानता है लोगों के बीच में, असमानता, उनको खत्म करना है। ठीक है, तो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इंक्लूड, यानी कि मार्जिनलाइज्ड मतलब जो पिछड़ी हुई है, तो उसमें शेड्यूल कास्ट आता है, शेड्यूल ट्राइब्स आती है, माइनॉरिटीज आते हैं, तो ये आ जाएगा। जैसे महाराष्ट्र, आप ही की इसी एनसीईआरटी में जिक्र है महाराष्ट्र की महर जनजाति, महर, महर जाति, है ना, महर जाति, अंबेडकर भी इसी जाति से थे, तो ये आपके एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है। आगे देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन टू, संविधान किसके लिए आरक्षण प्रदान करता है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए, केवल जनरल कैटेगरी के लिए, केवल विदेशियों के लिए, या क्रिमिनल्स के लिए? तो केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है इस क्वेश्चन के हिसाब से, है ना, वैसे तो ओबीसी को भी है, ईडब्ल्यूएस को भी है। 29, विच आर्टिकल डील्स विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता छुआछूत का अंत से संबंधित आर्टिकल, आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत हो गया है भारतीय संविधान के अनुसार। अगर ऐसी प्रैक्टिस कोई करता हुआ पाया जाता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, और SC/ST एक्ट भी बना हुआ है इसके लिए, जिसमें सजा का प्रोविजन दिया गया है, याद रखेंगे आप। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और 14 में क्या है? राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार है। और आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं हमको, 6 प्रकार की आजादी स्वतंत्रताएं दी गई हैं हमको। कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, ये सब में दिया हुआ है इसमें। ठीक, राइट टू इक्वेलिटी इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 14 से 18, राइट टू इक्वेलिटी से रिलेटेड आर्टिकल 14 से 18 तक है। 18 में है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, किसी भी प्रकार की पदवी का अंत। 31, विच इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन सी संस्था करती है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका ही फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए, और कॉन्स्टिट्यूशन की भी सुरक्षा करती है, इसलिए जुडिशरी को हम गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, न्यायपालिका का संरक्षक बोला जाता है। आगे,
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज स्ट्रेंथन्ड बाय विच अमेंडमेंट? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत बनाया गया था किस अमेंडमेंट या संशोधन के द्वारा? तो भैया 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुए थे 1992 में। ठीक, 73वां गांव से रिलेटेड है यानी कि पंचायत, और 74वां शहर से रिलेटेड है यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अभी बताया मैंने आपको, गांव में हम प्रधान चुनते हैं वोट देकर 5 साल के लिए, और शहर में हम पार्षद चुनते हैं, निगम पार्षद 5 साल के लिए। ठीक है, तो लोकल लेवल पे काम करवाता है जनता के लिए। मीडिया शुड बी, मीडिया कैसी होनी चाहिए? फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ओनली, बाइस्ड या इग्नोर? तो मीडिया भैया फ्री होनी चाहिए, उस पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, और वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, क्योंकि मीडिया को ही डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बोला जाता है। क्लियर है यहां तक? बताएं भाई सब लोग, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जेंडर इक्वेलिटी का मतलब क्या है? लैंगिक समानता का मतलब क्या है? कि जो भी जेंडर हो उसको बराबर अवसर मिलने चाहिए, इसे ही कहते हैं जेंडर इक्वेलिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल जेंडर्स, यानी कि स्त्री पुरुष, और अगर तीसरा भी आए तो वो भी, समान अवसर मिलने चाहिए सबको, समान अवसर मिलने चाहिए, मिलते हैं। 35, द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सुप्रीम लॉ बिकॉज, संविधान को सर्वोच्च कानून बोला जाता है क्यों? ऑल लॉज मस्ट conform to it, it can be changed daily, it is not binding, it is written by state। तो भैया संविधान को सर्वोच्च कानून कहा जाता है क्योंकि बाकी के जितने कानून हैं वो संविधान के अंडर में ही आएंगे, संविधान के नीचे ही रहेंगे, संविधान के नीचे ही रहेंगे, संविधान के ऊपर कोई कानून नहीं होता। संविधान सबसे बड़ा कानून है, इसलिए इसको सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है। अब हमारे देश का सर्वोच्च कानून कहा जाता है संविधान को। आगे देखें, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रेसिडेंट इज, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि जो संसदीय प्रणाली है उसमें राष्ट्रपति क्या है? नॉमिनल हेड है, रियल हेड है, जुडिशियल हेड है, मिलिट्री हेड है? भैया राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे नॉमिनल हेड। क्या बोलेंगे? नॉमिनल हेड। 37, द जुडिशरी एंश्योर्ड, एंश्योर्ड न्यायपालिका सुनिश्चित करती है क्या? रूल ऑफ लॉ, रूल बाय मेजोरिटी ओनली, नो अकाउंटेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन? तो न्यायपालिका सुनिश्चित करती है रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ को हिंदी में कहेंगे विधि का शासन, विधि का शासन। और विधि हमारे की यहाँ क्या है? संविधान। संविधान के तहत जब शासन चलता है तो उसे ही कहते हैं रूल ऑफ लॉ, संविधान का शासन, यानी कि रूल ऑफ लॉ कहते हैं इसको। ठीक, आगे देखिए। सोशल जस्टिस फॉर मार्जिनलाइज्ड इज प्रमोटेड थ्रू, जो बिछड़े हुए हैं उनके लिए सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाता है किसके थ्रू? लॉज एंड पॉलिसीज लाइक रिजर्वेशन, तो उनको रिजर्वेशन जैसी कुछ पॉलिसीज दी जाती हैं जिससे उनको प्रमोट किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके, उनको जो वो पीछे रह गए हैं पुराने समय से उनको बराबर लाके खड़ा किया जा सके।
ये रिजर्वेशन के थ्रू दिया जाता है उनको। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, निम्नलिखित में से लोकतंत्र का कौन सा उदाहरण नहीं है? क्या हेरिडिटरी रूलर यानी कि वंशानुगत शासन, वंशानुगत शासन ये लोकतंत्र की विशेषता है? नहीं है। लोगों की भूमिका ये है, अकाउंटेबिलिटी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। भैया लोकतंत्र में ना वंश के आधार पर राजा नहीं बनता, लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से राजा बनता है और वो कोई भी बन सकता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। 40 द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी थ्रू, जो संविधान है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, किसके थ्रू? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 2930, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 2930। तो जो फंडामेंटल राइट हैं 6, उनमें से एक फंडामेंटल राइट ये भी है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 में उनके अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण बताया गया है और आर्टिकल 30 में बताया गया है दे कैन ओपन ऑन इंस्टीट्यूशन और एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन और ऑल्सो कैन रन एडमिनिस्ट्रेशन बाई ऑन सेल्फ, यानी कि जो माइनॉरिटी में है वो अपना खुद का शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं और उसको चला भी सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। बताओ भाई यहां तक क्लियर है? ये जो फंडामेंटल राइट दिया है ये देखो भाई, जो फंडामेंटल राइट है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। कहां पर है? भाग 3 में। अनुच्छेद टोटल आ जाते हैं इनके 12 से लेकर 35 तक। शुरुआत में फंडामेंटल राइट 7 थे, लेकिन बाद में एक माइनस हो गया, कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है बाई 74वां संविधान संशोधन, सॉरी बाय 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी नाउ बिकेम लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो 7 में से एक माइनस हो गया, अब 6 फंडामेंटल राइट हैं आपके सामने। क्लियर है? याद रहेगा? तो दोस्त ये हमने डिस्कस किए आज के क्वेश्चंस। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ, रिवीजन अच्छे से करते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई डाउट है प्लीज कमेंट करके बताइए, चीजों को शामिल किया जाएगा सेशन में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।